AI is to support our job to do easily. जैसा हमने बताया वो 10-15 साल पहले ही वो एक पार्ट में डालने से वो ऑटोमेटिक दैट रैक कम्स डाउन, आप उससे सामान निकाल सकते हैं. AI should be enabler, it's not threat for us. AI को हमको यूज करना है फॉर आवर स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग जॉब. तो जैसा कि मैंने देखा था इन्विटेशन आपका, उसमें आपने लिखा था कि इंडस्ट्री 4.0 है ना, राइट? तो अभी इंडस्ट्री 1.0 यानी क्या था, कोई बता सकता है? वो सिंपल एक मैकेनिकल चीजें हम लोग यानी जैसा मॉडल मिल था नागपुर में, मैकेनिकल मशीनरीज लाके हम लोग काम करते थे, तो वो इंडस्ट्री 1.0 था. फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन किया तो उसको 2.0 नाम दिया. एंड थर्ड फिर हमने इंडस्ट्री 3.0 किया तो उसमें हमने ऑटोमेशन डिजाइन किया. अब जो इंडस्ट्री 4.0 है इसमें हमने क्या किया है कि डिजिटल प्लस इंटेलिजेंट यानी स्मार्ट हमने फैक्ट्रीज बनाई. तो अभी हमारा जो सारा खेल है इंडस्ट्री 4.0 पर है. तो अगर आप कुछ नोट्स बनाना चाहते हैं तो आपको मैक्सिमम इंडस्ट्री 4.0 पे क्या वर्किंग प्रिंसिपल है, उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है, उसमें ऑटोमेशन क्या है, पीएलसी कौन सा लगा है, वो सब चीज पे हमको काम करना पड़ेगा और उसको इंजीनियरिंग करिकुलम में आपको ऐड करना पड़ेगा. अभी स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में चैलेंजेस क्या क्या आते हैं? जैसे कि स्लाइड में आप देख रहे हैं, हम लोग तो जब से पैदा हुए हैं तब से लेके अभी तक चैलेंजेस ही देख रहे हैं किसी ना किसी रूप में. तो आपके से मेन चैलेंजेस क्या होना चाहिए? कोई भी अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहला मेन चैलेंज लैक ऑफ नॉलेज. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. एंड सेकंड मनी. करेक्ट, एक्सपीरियंस. राइट. वही लैक ऑफ नॉलेज हमने कवर किया. मनी भी एक इम्पोर्टेंट है. तो बिकॉज ऑफ नेक्स्ट जैसा आपने बोला ना मनी, कॉस्ट तो इम्पोर्टेंट है. अभी इसका मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा कि मैंने अपना रेंटल बिजनेस शुरू कर दिया. तो मैंने जो फर्स्ट मशीनरी लिया वो ऑलमोस्ट 30 लाख का लिया बिना लैंड में. से थोड़ा लास्ट में है स्लाइड, एकदम लास्ट में. और हमने ये रेलवे ब्रिज का काम स्टार्ट किया उस मशीनरी से. तो हमको रेलवे ब्रिज का कवरिंग का काम मिला था. ऑलरेडी स्ट्रक्चर बना हुआ था पिलर का, 10 पिलर बने हुए थे और इसमें सेंटिंग करके आपका कंक्रीटिंग करना था. तो उसके लिए हमने ये जो अमानो लिखा हुआ है पंप, इसको स्टेशनरी कंक्रीट पंप बोला जाता है, तो इसको हमने परचेस किया. तो हमने कुछ जैसा बैंक के आरओआई भी ज़्यादा हो रहा था है ना, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा थे, तो हमने कुछ एंजल इन्वेस्टर ढूंढे और उनसे फंड्स लेके फिर हमने मशीन लिया. तो चैलेंजेस आपके पास रहेंगे तो आपको देखना है कि आप कैसे उससे बाहर निकलेंगे. तो ये ऑलमोस्ट हमारा अभी प्रोजेक्ट अभी 15 डेज में कंप्लीट हो जाएगा रेलवे ब्रिज का 10 पिलर्स. तो इसमें क्या होता है कि स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में कॉस्ट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है, जो कि हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट रहता है, रिक्वायर्स मोर कैपिटल, बोरिंग फ्रॉम बैंक्स, आरओआई निकलने में भी काफी टाइम लग जाता है. नेक्स्ट पॉइंट है दूसरा हमको चैलेंज आया कि गैंग का, लेबर गैंग का. तो जैसा स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में सबसे बड़ा चैलेंज मैन पावर का भी है, क्योंकि हम लोग उनका माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते. लेबर गैंग जो रहती है उसका माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते, वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं कर पाते. और अभी जो मशीनरीज है उसके अंदर में भी काफी कुछ मेंटेनेंस है, नए नए टेक्निक्स है, एआई
काम करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो मैन पावर का अपस्किल करना आप लोगों के भी हाथ में है। जैसा अगर आप इंडस्ट्री को तैयार मैन पावर देंगे तो हमारे लिए इजी होगा एग्जीक्यूशन के लिए, जो भी चीज है हम एग्जीक्यूट इजीली कर सकेंगे। और दूसरा हमारा इंडियंस हम लोग जो है, हम लोग क्या है ना, चेंज एक्सेप्ट नहीं करते, ये भी हमारे में थोड़ा सा एक इशू है ना विकास सर। तो चेंज एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। जैसा अभी एआई आ गया है, आईओटी आया है ना, वो सब लर्न करना, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि क्लासेस लगाना पड़ेगा जो भी है। तो इसमें क्या होता है कि आपको एक्सपर्ट्स की जरूरत लगती है। हम सोचते कि हमारे उससे सब चीजें हम कर लेंगे, बट कहीं ना कहीं हम लोग पीछे रह जाते हैं। तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा, अगर स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में जाना है तो हमको एक्सपर्ट का सजेशंस लेना पड़ेगा, तभी हम स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं। अभी इसमें कैसे स्मार्ट, दिस इज नॉट ओनली फॉर स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, दिस इज एवरीवेयर। हम लोग स्मार्ट चीज़ों की बात करते हैं, स्मार्ट सिटीज है या स्मार्ट एग्रीकल्चर करना है, तो सभी जगह हमको स्मार्टली काम करना पड़ेगा। लेकिन कास्ट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग फील्ड की बात करें जिसमें हम लोग हैं, इसमें देयर इज ए लॉट ऑफ कास्ट इन्वॉल्व। राइट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग द प्लांट्स आर मशीनरीज, कास्ट ऑप्टिमाइजेशन हमको करना पड़ेगा। मैक्सिमम कितना हम यूज कर सकते हैं। जैसे अभी इंडिगो का फ्यूचर आया होगा, आपने देखा होगा बीच में कितना सारा प्रॉब्लम आ गया इंडिगो फ्लाइट्स का। तो उनका प्रॉब्लम इसी रहा है कि गवर्नमेंट ने एक रोस्टर सेट किया, उससे पहले वो लोग कितना मैक्सिमम उसका यूटिलाइज कर पा रहे थे, कितनी देर उनका जो फ्लाइट था या जो भी उनका जितने फ्लीट थे, तो कितनी देर मैक्सिमम एयर पे रहते हैं, उनको वही सिस्टम वो डेवलप नहीं कर पाए थे। उनको वही सिस्टम डेवलप करना था अपने अदर मैन पावर के थ्रू, वो मैक्सिमम टाइम फ्लाइट रहे, फ्लाइंग में रहे, क्योंकि अगर वो पार्क में रहेंगे तो उसका उनको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। तो यही सब ऑप्टिमाइजेशन करना है। प्रॉब्लम सेकंड मैन पावर में क्या आ रहा है हमारे साथ में कि सबसे पहला जो प्रॉब्लम समझ में आ रहा है, जो एज ए इंडस्ट्री हम लोग को, अभी जितने भी लड़के आ रहे हैं वो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, या फिर जो चेंजेस हो रहे हैं उसको चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, जबकि टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से चेंज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊँ, जैसे अभी मशीनरीज थे, जैसे BS3 BS4 आप लोगों ने सुना हो, जो पॉल्यूशन नाम चेंज हो रहे हैं, उसके कारण इंजन्स की डिजाइन हम लोग चेंज कर रहे हैं। बट उसमें अगर सर्टेन टाइम्स बाद वो फैक्ट्री से मशीनें बन के आ रही हैं, तो सर्टेन टाइम्स बाद जब उसमें रिपेयरिंग आता है, तो हमारे जो बंदे हैं, जो हमारे एक्सपर्ट हैं, जो हमारे डीलर के बंदे हैं, वो उसी टेक्नोलॉजी या उसी माइंडसेट से हम काम करना चाहते हैं। BS4 एंड BS5 BS6 मशीनों में जो टेक्नोलॉजी वो BS2 BS3 के साथ करते थे, वो टेक्नोलॉजी अभी इसमें सक्सेसफुल नहीं है। इसमें बहुत प्रिसीजन काम किया गया, तो हमको प्रिसीजन एंड वेरी हाइजीन से काम करना पड़ता है, अदरवाइज देयर इज चांसेस ऑफ रिपीट फेलियर इज वेरी मच। वो एक चेंज ऑफ माइंडसेट लेके आना पड़ेगा इनको। अभी जो हमारे लड़के हैं, इनको ट्रेन करना पड़ेगा। आपको टेक्नोलॉजी नॉट ओनली यहीं पे, आप यहाँ से निकलने के बाद भी आपको कंटिन्यूअस लर्निंग करना है, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना है। अभी पॉल्यूशन नॉर्म्स क्या चल रहे हैं इंडस्ट्री वाइज, कोई बता पाएगा? जैसा इंडस्ट्री वाइज बोलने से कमर्शियल ट्रक्स एक हो गया, फिर हमारा 2 व्हीलर हो गया, 4 व्हीलर हो गया, अर्निंग मशीनरीज हो गया। तो इंडस्ट्री, जैसा विकास सर ने बताया ना, इंडस्ट्री नॉर्म्स अभी कमर्शियल ट्रक में BS6 चल रहा है, यानी पॉल्यूशन नॉर्म्स, और अर्थमूविंग में अभी BS5 ही पे है। इसलिए हमको नॉलेज शेयरिंग भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। नॉलेज शेयरिंग भी आप लोगों को थ्रू ही हो पाएगा इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को। अच्छा, हमारे जो अभी करिकुलम है, इसमें हम लोग स्काडा भी डालते हैं क्या? IoT एंड स्काडा अभी किया है क्या? PLC स्काडा IoT किया है? सर एक क्वेश्चन था जस्ट फॉर माय नॉलेज, जैसे हम लोगों ने 20 साल पहले इंजीनियरिंग किया था, उसमें हमारे मैकेनिकल वर्कशॉप में वो सिंपल सी लेथ मशीन हुआ करती थी, और कुछ इसी टाइप का था। तो वो कुछ चेंजेस हुए हैं, वो अभी भी वैसे ही सर? कुछ हम लोग ऑटोमेशन में या कुछ कुछ उसमें मतलब अपग्रेडेशन किए, या वैसे अभी भी चल रहे सर? हाँ नहीं, अभी क्या है सर, इट्स प्योर बाहर में जो जॉब्स कर रहे हैं, जो लोकल वर्कशॉप करते हैं, वो भी अभी ऑटोमेशन में आ गए हैं। हाँ, पहले क्या स्पैनर यूज होते थे, अभी एयर गन यूज हो रही है।
मशीन वगैरह थी, उसमें वो सेंट्रिक करके वो वही 2-3 चीजें थी वर्कशॉप में हम लोग जो करते थे, जहाँ तक मुझे समझ में आता है। स्मृति साफ हुआ करते थे जहाँ पे कुछ गर्म करके लिखने के देते थे, वो डिजाइन बनाने के लिए देते थे। वही अभी तो वही चल रहा था। कैरिकुलम के चेंजेस थोड़े से जरूरी हो गए सर, मतलब आज की डेट में सब देखेंगे एग्रीकल्चर में भी बहुत ज़्यादा ऑटोमेशन हो रहा है। अभी आप लोगों ने ये क्या बोलते हैं टेक्नोलॉजी लेके आए हुए हैं, सेट नेट खेती कर रहे हैं, मतलब वाटरप्रूफ खेती कर रहे हैं, ऊपर में नेट वगैरह लगा के खेती कर रहे हैं, पाली हाउस जस्ट याद है, पाली हाउस खेती कर रहे हैं। अभी अगर एग्रीकल्चर में इतना तेजी से चेंजेस हो रहा है तो हमारे फील्ड में तो चेंज होने के लिए बना है, इसमें तो और ज़्यादा स्पीड में चेंज होना चाहिए। वो इसमें थोड़ा सा वो मैन्युफैक्चरिंग में भी अभी क्या चैलेंजेस आ रहा है कि सेम जैसा भी कोई ऑटोमोबाइल सेक्टर है या कोई इंडस्ट्री में आप विजिट करेंगे तो पीएलसी भी लगा हुआ है उसी में और सीएनसी भी उधर ही लगा हुआ है और मैनुअल भी काम चल रहा है, तो उसको सेग्रीगेट ही नहीं किया, अनऑर्गेनाइज है, अभी भी हम लोग अनऑर्गेनाइज है, सेग्रीगेट करना बहुत जरूरी है। आप लोग इसमें जो सीएनसी लर्निंग है, मशीन लर्निंग है, इसमें कुछ कोर्सेस अपग्रेड कर सकते हैं बच्चों के लिए। जो आज की डेट में सभी जगह जो भी कटिंग्स हो रहे हैं या जितने भी हो रहे हैं सब ऑटोमेटिक कटिंग्स हो रहे हैं। एटलीस्ट उनको एक ब्रीफ नॉलेज होना चाहिए स्टार्टिंग से, फ्रॉम द बिगिनिंग, कि सीएनसी कटिंग कैसे होता है या फिर ऑटोमेटिक कटिंग्स या वेल्डिंग्स कैसे होते हैं। जितने भी मशीनरीज बन के आती हैं, इनके जो भी मैन्युफैक्चरिंग पार्ट है, जो बड़े बड़े स्ट्रक्चरल आइटम है, इनकी वेल्डिंग जो होती है अभी वो मैनुअल वेल्डिंग्स रहेगी, सभी जगह वो ऑटोमेशन लगे हुए हैं, ऑटोमेटिक वेल्डिंग्स होते रहते हैं। तो उनका एक ब्रीफ नॉलेज हो कैसे काम करता है, कितने हीट पे काम करता है, कितने टेम्परेचर पे काम करता है, तो उतना मतलब बड़ा स्केल पर तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक छोटे स्तर पर उनको दिखाना चाहिए कि आने स्मॉल स्केल तो कैसे काम करता है, कितने डिग्री काम करता है, एक ब्रीफ नॉलेज होना चाहिए। हम लोग, मुझे याद है 20-25 ईयर्स पहले से पहली बार कंप्यूटर लैब में घुसे थे तो एवरी टीचर मतलब सबको समझ में आ गया था कि ये फर्स्ट टाइम कंप्यूटर हैंडल कर रहे हैं, तो कर्सर पे हाथ हम लोग ऐसे रखते तो ऑटोमेटिक इधर से उधर जाते रहते थे। आज की डेट में ऐसा बच्चों के साथ नहीं होगा, क्योंकि सबके घर में कंप्यूटर है। तो वैसे ही मतलब एक थोड़ा प्री उनको नॉलेज आ जाएगा कि कितना कैसे हम सीएनसी कटिंग हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो एटलीस्ट इंडस्ट्री में जाने का तो एकदम से ऐसा नहीं लगेगा कि ये कहाँ से आ गए, कुछ भी नहीं आता। एक बेसिक्स नॉलेज रहेगा, फिर फर्दर कंपनी हम लोग अपग्रेड करते ही हैं, जैसे हम लोग का कंटिन्यूस ट्रेनिंग चलते रहता है। एक ब्रीफ जो अपना स्मॉल स्केल करके वो नॉलेज लेके आ सकते हैं।